एक बार फिर से संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के क्लास के माध्यम से आपको यह समझना है कि किस प्रकार भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत की सहायता से पृथ्वी में निर्मित चुंबकीय गुणों का अध्ययन करते हुए चट्टान के चुंबकीय गुणों की विशेषताओं के अध्ययन की सहायता से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को एक नई दिशा मिली और हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत प्रमाणित हुआ। आप कह सकते हैं कि यदि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के चुंबकीय गुणों का अध्ययन नहीं किया होता, अतीत में निर्मित चट्टान के चुंबकीय गुणों का अध्ययन नहीं किया होता, तो शायद वेगनर के द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का आज कोई महत्व तो नहीं रह जाता, क्योंकि भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत की सहायता से ही वेगनर के द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को जब एक नई दिशा मिली और सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत प्रमाणित हुआ, तभी जाकर भूवैज्ञानिकों ने फिर से यह विचार करना प्रारंभ किया कि किस प्रकार महाद्वीपों के साथ साथ सागर के नीतल का प्रसार होने के कारण पृथ्वी की सतह पर भूभौतिकी घटनाएं होती हैं, जो अंततः प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादन का आधार बना। तो कह सकते हैं कि भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत की सहायता से ही जो आगे अध्ययन किए गए भू आकृति विज्ञान में नए सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, उससे आज भू आकृति विज्ञान का हमारे लिए महत्व बढ़ गया है और भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए सिद्धांतों में आज प्लेट विवर्तन की सिद्धांत न केवल एक वैज्ञानिक और तार्किक सिद्धांत है, बल्कि आज हम इस सिद्धांत की सहायता से पृथ्वी की सतह पर होने वाली भूभौतिकी घटनाओं का अध्ययन कर पाते हैं, उसका विश्लेषण कर पाते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि आज के क्लास के माध्यम से जब आप भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर टॉपिक को तैयार करना है कि यह एक विज्ञान का टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक का अगर आप गहन अध्ययन करते हैं तो इसके लिए आपको मैग्नेटिज्म चैप्टर की समझ होनी चाहिए। और पूरे भू आकृति विज्ञान के पाठ्यक्रम में अगर आप देखेंगे, यह बल्कि आप कह सकते हैं कि भूगोल के पाठ्यक्रम का अगर आप अध्ययन करेंगे तो यह पाएंगे कि यही एक ऐसा टॉपिक है जिसके आगे ये वर्ड यूज किया गया फंडामेंटल्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, यानी फंडामेंटल्स वर्ड यूज किया गया। कहीं ना कहीं इस वर्ड के द्वारा आपको ये हिंट दिया जा रहा है कि आप इस टॉपिक का बहुत गहन अध्ययन ना कीजिए, क्योंकि यह वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान का विषय है। आपको सिर्फ यह समझना है कि भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत में आखिरकार वो कौन कौन से तथ्य हैं जिसकी सहायता से हम यह प्रमाणित कर सकते हैं कि महाद्वीपों का विस्थापन होता है, या यह स्पष्ट कर सकते हैं कि सागर के नीतल का प्रसार होता है। और भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत के साथ साथ अतीत में निर्मित चट्टान के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करके हम यह कैसे भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए सिद्धांतों को प्रासंगिक बता सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत और पूरा चुंबकत्व की मौलिक संकल्पना पर आधारित अध्ययन की सहायता से आपको यह देखना है कि किस प्रकार वेगनर के द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत प्रमाणित हुआ। मतलब इन गहराइयों में नहीं जाना है कि आखिर चुंबक किसे कहते हैं, दंड चुंबक किसे कहते हैं, चुंबकीय जो नति होता है या चुंबकीय बल होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, वो कैसे जनरेट होता है, या आप कह सकते हैं कि कोई भी मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अक्वायर कैसे करता है।
अगर आप इन सभी तथ्यों पर विचार करने लगेंगे तो आप भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत का अध्ययन भू आकृति विज्ञान के दृष्टिकोण से करने की बजाय आप भूचुंबकत्व के सिद्धांत का अध्ययन करने लगेंगे और एक विज्ञान के टॉपिक के रूप में इसे तैयार करने लगेंगे। तो इससे आपको यहाँ पर बचना है। अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो यह पाएंगे कि एक टिप्पणी इससे पूछा गया है, उसमें मेंशन किया गया था सिर्फ भूचुंबकत्व एवं पूरा चुंबकत्व यानी जियोमैग्नेटिज्म एंड पैलियोमैग्नेटिज्म पर टिप्पणी लिखने के लिए। आज के क्लास के माध्यम से आपको यह भी समझ लेना है कि किस प्रकार आप जियोमैग्नेटिज्म और पैलियोमैग्नेटिज्म पर एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं और जो प्रश्न आपसे आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है उसमें एक प्रश्न और भी बन सकता है कि भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत और पूरा चुंबकत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को एक नई दिशा कैसे मिली, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत कैसे प्रमाणित हुआ। अब यहाँ समझना है कि आखिरकार भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि भूचुंबकत्व और पूरा चुंबकत्व में अंतर को पहले समझ लीजिए। शब्दों से भी बहुत कुछ स्पष्ट हो सकता है। भूचुंबकत्व के शाब्दिक अर्थ से ही यह स्पष्ट हो जा रहा है कि यह विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत या जिसकी सहायता से हम पृथ्वी के चुंबकीय गुणों से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। चुंबकीय गुणों से संबंधित या चुंबकीय गुणों की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। अब पृथ्वी के चुंबकीय गुणों की विशेषताओं का अध्ययन करने के साथ साथ हम भूचुंबकत्व के मौलिक सिद्धांत के द्वारा क्या क्या समझ सकते हैं, वही आज के डिस्कशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरी तरफ जो पूरा चुंबकत्व का शाब्दिक अर्थ है उसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि पूरा चुंबकत्व का संबंध अतीत में निर्मित चट्टान के चुंबकीय गुणों के अध्ययन से, चुंबकीय गुणों के अध्ययन से। अब यहाँ समझना आवश्यक है कि ब्रॉडर फ्रेमवर्क में भूचुंबकत्व जो है वह विज्ञान की एक शाखा है और भूचुंबकत्व के अंतर्गत जब हम पृथ्वी के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने के क्रम में हम यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि जो पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार की चट्टानी संरचना का निर्माण हुआ है, उन चट्टानों के द्वारा यदि चुंबकीय गुणों को प्राप्त किया गया, अर्जित किया गया है, तो उनकी अपनी विशेषताएं कैसी होगी। जैसा कि आप ये पहले से जानते हैं कि जब चट्टानों का निर्माण होता है तो गर्म गलित पदार्थ के ठंडा होने से आग्नेय चट्टान से निर्मित संरचना का विकास होता है और आग्नेय चट्टान से निर्मित संरचना की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं का अध्ययन करते समय आपने ये भी समझा था कि आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा जैसे जैसे कम होती जाती है, आयरन और निकेल का अनुपात बढ़ता जाता है। तो जिस चट्टान में सिलिका का परसेंटेज कम होता है, आयरन और निकेल का अनुपात अधिक होता है, उसे हम क्षारीय मैग्मा से निर्मित चट्टान की श्रेणी में रखते हैं। और बसाल्ट इसका सबसे बेहतर उदाहरण है, क्योंकि बसाल्ट में सिलिका की मात्रा जो है वह कहीं ना कहीं 55% से भी कम होती है और बसाल्ट में लोहा का अंश अधिक होने के कारण जब बसाल्ट से निर्मित चट्टान का बसाल्ट का निर्माण होता है तो ऐसे में बसाल्ट से निर्मित संरचना में चुंबकीय गुणों से संबंधित विशेषताएं भी देखने को मिलती है, क्योंकि लोहा की मात्रा अधिक होती है। और जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, सांद्राव प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, तो सतह पर क्षारीय मैग्मा के आने पर जो नए क्रस्ट का निर्माण होता है
वो बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना होती है। इसलिए महासागरीय क्रस्ट बसाल्ट से बना हुआ है। महाद्वीप की सतह पर भी जहाँ पर भी सांदरा प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है वहाँ बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना देखने को मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि यदि हमें अतीत निर्मित चट्टान के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करना हो तो इसके लिए हम बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को अध्ययन का आधार बना सकते हैं। और बसाल्ट चट्टान में अगर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है और उनके रासायनिक उनमें विघटन और वियोजन के कारण यदि वही बसाल्ट चट्टान अवसादों में परिवर्तित हो जाता है और उनके कारण अगर कोई अवसादी चट्टान से निर्मित संरचना का विकास होता है जिसमें लोहा की मात्रा अगर अधिक हो तो हम उनके भी चुंबकीय गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। और इन सब का संबंध किससे? पूरा चुंबकत्व की संकल्पना पर आधारित अध्ययन से। तो देखिए, अब हमें वन बाय वन अगर हम देखें तो पहले यह विचार करना है कि आखिरकार भूचुंबकत्व के मौलिक सिद्धांत के आधार पर हम पृथ्वी के चुंबकीय गुणों से संबंधित वह कौन कौन से तथ्य या विशेषताएं हैं जिनको अध्ययन का आधार बनाकर हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत के बारे में विचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि भूचुंबकत्व के मौलिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो केंद्र है, कोर है, वह एक दंड चुंबक के जैसा व्यवहार करता है। और अब यहाँ एक वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है? दंड चुंबक, जिसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं बार मैग्नेट, दंड चुंबक के जैसा व्यवहार करता है। अगर आपने मैग्नेट चैप्टर का अध्ययन बेसिक लेवल पर भी किया होगा तो इतनी जानकारी आपको अवश्य होगी कि दंड चुंबक उसे कहते हैं जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। यानी चुंबक का एक उत्तरी ध्रुव भी होता है, एक दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव भी होता है। और भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का केंद्र जो दंड चुंबक के जैसा व्यवहार करता है वह दंड चुंबक होता नहीं है, दंड चुंबक के जैसा व्यवहार करता है, क्योंकि इसमें नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप हो जाता है। और यह इस दंड चुंबक का विकास या चुंबकीय क्षेत्र का विकास पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर होता है। यानी जिस एक्सिस पर पृथ्वी रोटेट करती है उसी के लगभग पैरेलल यह चुंबकीय क्षेत्र का विकास होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसमें जो पृथ्वी के केंद्र में चुंबक है उस चुंबक में साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ और नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ होता है। और इस आधार पर जो चुंबकीय बल का आप कह सकते हैं प्रभाव रहता है, अगर उसे इस डायग्राम को देखेंगे तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर इस प्रकार से चुंबकीय बल की दिशा होती है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी आप मैग्नेट लेते हैं तो जैसे आप उस मैग्नेट को रखेंगे अपने पास तो उस मैग्नेट से एक फोर्स निकलता है, मैग्नेटिक फोर्स। और वो मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल क्या करता है, किसी भी लोहा से बने हुए ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, या वो दूसरे चुंबक को अपनी ओर खींचता है। अगर कोई वो दूसरे चुंबक को अपनी ओर खींचेगा तो जहाँ पर चुंबक का नॉर्थ पोल होता है उधर वो दूसरे चुंबक के साउथ पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और जिधर साउथ पोल होगा उधर नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होता है। क्योंकि आप ये भी जानते होंगे कि सेम चार्ज, एक ही प्रकार के जो आवेश होते हैं वो उनमें एक प्रकार का प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, और अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है दूसरे चुंबक का, और साउथ पोल दूसरे चुंबक के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। तो भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का केंद्र जो चुंबक के जैसा दंड चुंबक के जैसा व्यवहार करता है उसका दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर
और उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है, जिसके कारण इस चुंबकीय क्षेत्र के विकास होने पर जो चुंबकीय बल का प्रभाव होता है वो कुछ कहीं ना कहीं दक्षिणी ध्रुव से बाहर की ओर और उत्तरी ध्रुव की ओर अंदर की ओर कार्य करता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझना है। यानी पहले देखिए, सबसे पहले एक एक करके बेसिक जो पॉइंट है, स्टेटमेंट है, उसको समझते चलना है, उसको नोट करते चलना है। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या था कि भूचुंबकत्व विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के चुंबकीय गुणों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट हुआ? दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हुआ कि भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का केंद्र एक दंड चुंबक के जैसा व्यवहार करता है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है वो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर होता है। दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव उत्तरी भौगोलिक ध्रुव की ओर और उत्तरी चुंबकीय ध्रुव दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव की ओर होता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट, भूचुंबकत्व का मूल सिद्धांत क्या कहता है कि दंड चुंबक किसी भी दूसरे चुंबक को या लोहा से बने हुए ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। समान आवेश वाले ऑब्जेक्ट में या पदार्थ में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और अपोजिट यानी दो विपरीत आवेश वाले ऑब्जेक्ट में आकर्षण बल कार्य करता है। इसीलिए किसी भी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करता है और वहीं उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करता है। इतनी बातों से आप यह कंक्लूड कर सकते हैं कि एक पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का विकास हुआ है, ये कंक्लूड कर सकते हैं, और वह दंड चुंबक के जैसा व्यवहार करता है। दूसरी बात कंक्लूड कर सकते हैं, वो क्या, किस निष्कर्ष पे आ गए हम लोग कि अगर हम पृथ्वी के केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो पृथ्वी के केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र में इधर चुंबक जो है पृथ्वी के केंद्र का चुंबक है, इधर साउथ पोल और इधर नॉर्थ पोल होता है। अब ध्यान दीजिए, जो तीसरा वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मैग्नेटिक डिप, जिसे हिंदी में कहते हैं चुंबकीय नति। आप इसे ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी की सतह और चुंबकीय बल की दिशा के मध्य निर्मित कोण को चुंबकीय नति कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसा कि अभी हमने कहा कि अगर इस दक्षिणी ध्रुव से चुंबकीय बल बाहर की ओर और भौगोलिक जो उत्तरी ध्रुव है, ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है और ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, इस दक्षिणी ध्रुव से ये बाहर की ओर निकल रहा है और उत्तरी ध्रुव की ओर अंदर की ओर आ रहा है। और इसी प्रकार इधर देखिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यह जो चुंबकीय बल है जो ये दक्षिणी ध्रुव से बाहर क्यों निकल रहा है, तो यहाँ चुंबकीय बल की दिशा सतह से कैसे है, लंबवत है। और जैसे जैसे आप दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो मान ये अगर देखिए, ये है अगर 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यदि यह सतह है तो ये चुंबकीय बल जो है ये सतह के क्या है,
सतह के ठीक समानांतर है। मान लीजिए कि यह नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहाँ से जो चुंबकीय बल का प्रभाव है, ये चुंबकीय बल की जो दिशा है सतह से ऐसे बाहर की ओर, और बाहर की ओर होते हुए ऐसे उत्तरी ध्रुव की ओर अंदर की ओर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ये सतह है तो यहाँ चुंबकीय बल की जो दिशा है वो सतह के क्या है, समानांतर है। तो जो ये जिस दिशा, जो चुंबकीय बल जिस दिशा में प्रभावशाली है उसके साथ वह सतह के साथ जो कोण बनाती है उसे हम चुंबकीय नति कहते हैं। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इक्वेटर के पास 0 डिग्री विषुवत रेखा के पास चूंकि चुंबकीय बल की दिशा सतह के समानांतर है, इसलिए चुंबकीय नति क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और विषुवत रेखा से जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर जाइएगा या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएगा, चुंबकीय नति क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जहाँ चुंबकीय नति 0 डिग्री होता है या जहाँ चुंबकीय बल की दिशा सतह के समानांतर होती है, वहीं से चुंबकीय विषुवत रेखा गुजरती है। अब यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय विषुवत रेखा मैग्नेटिक इक्वेटर पर, चुंबकीय विषुवत रेखा पर चुंबकीय नति क्या होता है, 0 होता है। और मैग्नेटिक इक्वेटर से दूर जाने पर चुंबकीय नति क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब अगर हम मूल सिद्धांत को वास्तव में देखेंगे तो मूल सिद्धांत पर अगर विचार करते हुए इसको रियलिटी से जोड़ेंगे तो मूल सिद्धांत के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का विकास पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर हुआ है, मूल सिद्धांत के अनुसार। लेकिन वास्तव में जो नॉर्थ पोल है, यानी जो कह सकते हैं चुंबक का जो साउथ पोल है और जो ये नॉर्थ पोल है, यह कहीं ना कहीं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से इसमें क्या हुआ है, एक प्रकार का विसंगति हो गया। लगभग 90 डिग्री का जो एंगल है उस इतने का विसंगति है, यानी होना चाहिए पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के समानांतर चुंबकीय क्षेत्र का विकास होना चाहिए। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का जो विकास हुआ है वह ठीक पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर होने की बजाय इससे लगभग 90 डिग्री एंगल, यानी 90 डिग्री से दूर, अगर 90 डिग्री यहाँ पर है, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, तो 90 डिग्री को माइनस कर लीजिएगा तो कह सकते हैं 71 डिग्री के अक्षांश पर आपको जो चुंबकीय ध्रुव क्षेत्र है उसका विकास हुआ है। इसको बोलते हैं चुंबकीय विसंगति। लेकिन यहाँ ये समझना है कि भूचुंबकत्व के हमें मूल सिद्धांत का अध्ययन करना है। वास्तविकता में क्या है, जो विसंगति है उसको यहाँ अध्ययन में शामिल नहीं करना है। तो अगर हम मूल सिद्धांत को ही ध्यान में रखकर आगे बढ़ें तो इतनी बातों को तो आप समझ गए, और बहुत सिंपल सा और सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि भूचुंबकत्व विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी से संबंधित या पृथ्वी के चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का केंद्र एक दंड चुंबक के जैसा व्यवहार करता है। केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का विकास पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर हुआ है, जहाँ पृथ्वी के केंद्र के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर और उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर है। चुंबकीय बल की दिशा और सतह के मध्य निर्मित कोण को चुंबकीय नति कहते हैं। भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से चुंबकीय बल बाहर की ओर निकलता है और उत्तरी ध्रुव में अंदर की ओर आता है। इसलिए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर चुंबकीय बल की दिशा सतह के लंबवत होती है, लेकिन ध्रुव से जब हम विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो चुंबकीय नति में कमी आती है। जहाँ चुंबकीय बल की दिशा पृथ्वी की सतह के समानांतर होती है,
वहाँ चुंबकीय नति 0 होता है और इसे उस रेखा को यानी उस क्षेत्र को चुंबकीय विस्वत रेखा कहते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र में विसंगति नहीं होता, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में विसंगति नहीं होता, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भौगोलिक विस्वत रेखा और चुंबकीय विस्वत रेखा एक होती, जबकि ऐसा नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि हम इनका अध्ययन, चुंबकीय नति का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, चुंबकीय नति पर विचार क्यों कर रहे हैं। पृथ्वी का केंद्र अगर चुंबक के जैसा व्यवहार करता है तो यहाँ 2 प्रश्न मन में उठ सकते हैं कि आखिर पृथ्वी का केंद्र चुंबक के जैसा व्यवहार क्यों करता है, ये सोचें। दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि अगर पृथ्वी का केंद्र चुंबक के जैसा व्यवहार करता है तो इस तथ्य से हमें, इस जानकारी से हमें क्या लाभ होगा, इस तथ्य की क्या उपयोगिता है। अब पृथ्वी का केंद्र चुंबक के जैसा क्यों व्यवहार करता है, ये विज्ञान का प्रश्न है। अगर आपको चुंबक की बेसिक समझ होगी तो कहेंगे अच्छा पृथ्वी केंद्र में लोहा बहुत अधिक मात्रा में है, और साथ में आप ये भी जानते हैं कि बाह्य कोर जो है, आउटर कोर, वो तरल अवस्था में है और वहाँ पर तापमान बहुत अधिक रहता है, संवहन धाराएं चलती हैं। तो किसी भी लोहा में अगर विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित करेंगे, तो वो लोहा चुंबक में परिवर्तित हो सकता है। ये साइंस का क्वेश्चन है। तो हमें साइंस की तरफ नहीं जाना है, बल्कि हमें साइंस की जगह यह देखना है कि अगर पृथ्वी का केंद्र एक चुंबक के जैसा व्यवहार करता है और इस चुंबकीय क्षेत्र का विकास पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर हुआ है और हम चुंबकीय नति की सहायता से चुंबकीय नति को निकालकर यह बता सकते हैं कि कहाँ मैग्नेटिक इक्वेटर होगा, यानी चुंबकीय विस्वत रेखा कहाँ होगी। तो आखिर इन तथ्यों के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए, तो इन तथ्यों के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए, इसे समझने के लिए हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना होगा। एक स्टेप आगे ये बढ़ना होगा कि जहाँ भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का केंद्र दंड चुंबक जैसा व्यवहार करता है, वहीं जब कोई भी चट्टान चुंबकीय गुणों को अर्जित करता है। अब ध्यान दीजिए कि पृथ्वी का केंद्र और अब चट्टान के चुंबक की बात करें, यानी पृथ्वी के केंद्र के चुंबक और चट्टान के चुंबक दोनों को अब यहाँ ध्यान में रखना है। तो जब चट्टान चुंबकीय गुणों को अर्जित करता है तब चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के समानांतर लेकिन विपरीत होती है या होनी चाहिए। सिद्धांत यही कहता है। सिद्धांत क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि पृथ्वी का जो केंद्र है, अगर उसमें एक चुंबक है ऐसे, और हमने सिद्धांत को मान लिया, विसंगति को यहाँ एक महत्व दिए बिना, उसे कंसिडर किए बिना हम ये मान लें कि ये पृथ्वी के केंद्र में एक चुंबक है जिसमें ये दक्षिणी ध्रुव है, पृथ्वी के केंद्र का दक्षिणी ध्रुव चुंबक का, और ये उत्तरी ध्रुव है। अब अगर यदि कोई चट्टान चुंबकीय गुणों को अर्जित करता है तो उस चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा
पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के समानांतर होगी, और समानांतर होने के साथ साथ लेकिन विपरीत भी होगी। क्यों विपरीत होगी? क्योंकि जिधर साउथ पोल होगा उधर कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। और जिधर नॉर्थ पोल होगा उधर कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल। क्योंकि अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब सोचिए, यानी आप कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि हम पृथ्वी के केंद्र में जाकर तो दंड चुंबक का अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन जो पृथ्वी की सतह पर चट्टानी संरचना का निर्माण हुआ है, जो रॉक्स बने हैं, अगर उनमें लोहा है, यदि उनमें लोहा है और उस लोहा में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो हम उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का अध्ययन कर सकते हैं। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का अध्ययन करके हम ये देख सकते हैं कि उस चट्टान के जो चुंबक हैं उसमें नॉर्थ और साउथ पोल का डायरेक्शन क्या है। अब ध्यान दीजिए, अब तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से जुड़ा हुआ है और वर्ड है, कॉन्सेप्ट है, उसे भी समझना है। वह है क्यूरी बिंदु। क्यूरी पॉइंट। क्यूरी बिंदु वह तापमान है, आप कह सकते हैं वह तापमान है जिसके बाद किसी भी चट्टान को गर्म करने पर वह अपने चुंबकीय गुणों को खो देता है। अब ध्यान दीजिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये कहा गया, मान लीजिए 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए, 6 इतना, मतलब एक टेम्परेचर वैल्यू की तरफ ना जाइए कि एक वह टेम्परेचर या एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद अगर कोई चट्टान गर्म होता है तो उसमें जो पहले से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, जो उसका अपना चुंबकीय गुण होगा, यानी जो चट्टान का अपना चुंबकीय गुण होगा, अगर उसको गर्म करते हैं तो अपने चुंबकीय गुण को क्या कर देता है? खो देता है। अब सोचिए कि जब वो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देगा, खो देगा, फिर से अगर वही पदार्थ जिसे क्यूरी बिंदु से अधिक तापमान पर गर्म किया गया, वो धीरे धीरे अगर ठंडा होता है, तो ठंडा होने के बाद जिस नए चट्टानी संरचना का निर्माण होता है वह फिर से चुंबकीय गुणों को अर्जित करता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि कूलिंग के कारण, शीतलन के कारण नवनिर्मित चट्टान पुनः चुंबकीय गुणों को अर्जित करता है। अब इमेजिन कीजिए, आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल से भी परिचित हैं, कि सपोज कीजिए कि एक चट्टान जो है वो कहीं ना कहीं उसका निर्माण, अगर आपसे कहा गया कैम्ब्रियन में, ऑर्डोविशियन में, सिल्यूरियन में किसी खास जो है समय में हुआ, और कार्बोनिफेरस युग आया, पर्मियन युग आया, उस समय क्या हुआ? तापमान बढ़ा और वो जो प्राचीन चट्टान था वो तापमान बढ़ने से पिघल गया, और पिघलने के कारण क्या हुआ? पिघलने के कारण कहीं ना कहीं वो प्राचीन चट्टान जो पिघल गया वह मैग्मा में परिवर्तित हो गया, तो उसका पहले जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था वो ख़त्म हो गया। अब वो जब बाद में फिर से जब वो ठंडा हुआ और नए चट्टान का निर्माण हुआ, तो उस समय उसका एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होगा। तो अब यह आप कहेंगे इसकी बात मैं क्यों कह रहा हूँ? तो सोचिए, जब ठंडा होने के कारण, शीतलन के कारण नवनिर्मित चट्टान पुनः चट्टान चुंबकीय गुणों को अर्जित करता है, तब उस समय चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा, ध्यान दीजिए, जिस समय वो चट्टान चुंबकीय गुणों को फिर से अर्जित करता है, उस समय चट्टान के चुंबकीय
गुणों की चुंबकीय ध्रुव की दिशा तत्कालिक पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के अनुरूप होती है। यानी यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो समझने वाली बात है कि नवनिर्मित चट्टान के द्वारा अर्जित चुंबकीय ध्रुव की दिशा तत्कालिक पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के अनुरूप होती है। तो क्या समझा आपने कि मान लीजिए कि पृथ्वी के केंद्र जो दंड चुंबक के जैसा व्यवहार करता है और चुंबकीय क्षेत्र का विकास पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर अगर हुआ है और वहीं पर जो पृथ्वी की सतह पर नए नए चट्टानी संरचना का निर्माण होता है, तो जिस समय भी कोई चट्टान किसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, उस समय जो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव की दिशा होगी वही चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की और चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा के अनुरूप होगी। तो अब अगर हम इस आधार पर देखें तो यह कह सकते हैं कि अगर यह मान लें कि पृथ्वी के केंद्र में जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो फिक्स है, तो अगर ऐसा होगा तो जितने भी अलग अलग समय भी जो चट्टान बनेंगे उनमें सब में चुंबकीय ध्रुव की दिशा कैसी होगी। अगर ये चुंबकीय ध्रुव की दिशा की बात करें तो चुंबकीय ध्रुव में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर और साउथ पोल भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर किसका, चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा जो होगी कुछ ऐसे ही रहनी चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट टाइम, विभिन्न काल में निर्मित सभी चट्टानों के चुंबकीय ध्रुव की दिशा एक समान होनी चाहिए। कब एक समान होनी चाहिए? यदि पृथ्वी के केंद्र का चुंबकीय क्षेत्र जो है ये अगर फिक्स है, मतलब ये जो दंड चुंबक के जैसा व्यवहार करता है ये फिक्स है, तो चाहे चट्टान कार्बोनिफरस युग में बना हो, चाहे वो पर्मियन युग में बना हो, वो चाहे ट्रायसिक में बना हो या जुरासिक में बना हो, जब भी बना होगा वो जब भी बनेगा तो उस समय जो चट्टान बनेगा उसमें नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल की तरफ और साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ होगा, और चट्टान में जो चुंबकीय ध्रुव का विकास हो रहा है वो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर होगा। अगर विभिन्न काल में निर्मित चट्टान के चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया जाए, अध्ययन करने पर अगर ऐसा मिलता है तो क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना कि पृथ्वी के केंद्र का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अपनी जगह पर फिक्स है और चट्टान जो है उसमें जो चुंबकीय गुण बना वो भी अपना पोजीशन फिक्स है। यानी हम कह सकते हैं कि जिसकी उत्पत्ति जहाँ पर हुई थी वो उसी जगह पर है, उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पर विचार करना है। वो विचार क्या करना है, यहाँ तक की पॉइंट थी भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत से आपने जो समझा उसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि अगर केवल भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत से संबंधित उन तथ्यों की बात करें जिससे हम पूरा चुंबकत्व की संकल्पना पर आधारित अध्ययन करके हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को कैसे एक नई दिशा मिली है उसकी पुष्टि कर पाएँ, तो उनमें से इतने पॉइंट्स को कहीं ना कहीं आपके लिए जानना आवश्यक है और उसे मेंशन करते हुए आगे बढ़ना है। तो पहला पॉइंट क्या था कि भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत के अनुसार
पृथ्वी का केंद्र एक दंड चुंबक के जैसा व्यवहार करता है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का विकास पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर हुआ है। पृथ्वी के केंद्र में दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर और उत्तरी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर है। दंड चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय बल की दिशा और सतह के मध्य निर्मित कोण को चुंबकीय नति कहते हैं। चुंबकीय नति ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर चुंबकीय नति में कमी आती है। विषुवत रेखा पर चूँकि चुंबकीय बल की दिशा सतह के समानांतर होती है, इसलिए वहाँ चुंबकीय नति शून्य होता है। यह एक एस्पेक्ट था। उसके बाद आपने क्या देखा कि चट्टान के द्वारा जिस चट्टान में लोहे की मात्रा अधिक होती है उसके द्वारा अर्जित चुंबकीय गुण में चुंबकीय ध्रुव की दिशा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के समानांतर लेकिन विपरीत दिशा में होती है। और क्या देखा कि क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिस तापमान पर या उससे अधिक तापमान पर किसी भी चट्टान को गर्म किए जाने के बाद वह अपने चुंबकीय गुणों को खो देता है। लेकिन वहीं शीतलीकरण के कारण जब नवनिर्मित चट्टान का निर्माण होता है तो उस समय चट्टान के द्वारा जो चट्टान चुंबकीय गुणों को अर्जित करता है या चुंबकन को प्राप्त करता है उसमें चुंबकीय ध्रुव की दिशा तत्कालिक पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव की दिशा के अनुरूप होती है। अब यहाँ से क्या है कि अतीत में निर्मित चट्टान के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करके हम यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि विभिन्न काल में निर्मित चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर है या नहीं है। यानी कह सकते हैं कि पूरा चुंबकत्व की संकल्पना पर अगर आधारित अध्ययन की बात करें तो अध्ययन करते समय हम क्या कह सकते हैं कि एक तो एक ही समय निर्मित चट्टान के चुंबकीय गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा, विभिन्न काल में निर्मित चट्टान के चुंबकीय गुणों का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि पूरा चुंबकत्व की संकल्पना पर आधारित अध्ययन के द्वारा एक ही समय में निर्मित चट्टान के चुंबकीय गुणों के साथ विभिन्न काल में निर्मित चट्टान के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करके हम क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष में चुंबकीय ध्रुव की दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा करके हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हम उसका चुंबकीय नति निकालेंगे और अगर यह देखते हैं कि एक ही समय जितने भी चट्टान बने हुए हैं उनके चुंबकीय गुणों का अध्ययन करते हैं और चुंबकीय गुणों का अध्ययन करके हम यह देख रहे हैं कि जितने भी चट्टान हैं सभी का चुंबकीय ध्रुव जो है
ऐसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी जैसे भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। इसका मतलब कि जो चट्टान है, जिस समय वो बना, जितने भी चट्टान एक समय बने, उस समय पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र था वो कुछ इसके पैरेलल था और उसके अनुसार उसने चुंबकीय गुणों को प्राप्त किया। अब देखिए, विभिन्न काल में निर्मित चट्टान के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं, अगर देखें कि विभिन्न काल में निर्मित चट्टान के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करने के बाद भी कि अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव की दिशा में परिवर्तन नहीं होने पर विभिन्न काल में निर्मित चट्टान के चुंबकीय गुणों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव की दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ होगा, ध्यान रखिएगा, चुंबकीय ध्रुव की दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ, किसके? पृथ्वी के। तो अगर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव की दिशा में परिवर्तन नहीं होगा तो अलग अलग समय भी जो चट्टान बने होंगे उन सभी के चुंबकीय ध्रुव की दिशा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर होगी। अब सोचिए, अगर अतीत में निर्मित चट्टान के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करने के बाद यह देखा जाता कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष में चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सभी पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर है, तो कहते हैं कि जो चट्टान जहां बना है वहीं पर है अभी भी। क्योंकि अगर वो कहीं और, अगर उसकी दिशा में उसका अगर स्थान परिवर्तित होता तो ऐसे में क्या होता, चुंबकीय ध्रुव की दिशा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर नहीं होती। ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन को थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ के देखिए। यदि मान लीजिए कि यह है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, इधर साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, यह पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है। अब सोचिए, अब हम चट्टान की बात करें। अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की जगह पर चट्टान के चुंबकीय गुणों का अध्ययन कर रहे हैं तो किसी का नॉर्थ पोल ऐसे है, साउथ पोल, किसी का इस प्रकार से है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, किसी का इस प्रकार से है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। होना कैसे चाहिए था? इस प्रकार से। भूचुंबकत्व का मूल सिद्धांत यही कह रहा है कि इधर नॉर्थ पोल होना चाहिए था, इधर साउथ पोल। लेकिन क्या दिखा रहा है कि अगर ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ पोल, ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, ये पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है, पृथ्वी का यदि यह घूर्णन अक्ष है, इसके सापेक्ष में अगर चुंबकीय ध्रुव की दिशा में परिवर्तन हुआ है। अब सोचिए, तो अब यहाँ क्या इम्पोर्टेंट है कि आप कहेंगे हो सकता है कि अगर यह ए है चट्टान, यह बी है, यह सी है, हो सकता है जब ए चट्टान बना हो उस समय पृथ्वी के केंद्र का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही हो। यानी एक ऑप्शन क्या है, अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो आप कहेंगे इसके पीछे एक कारण तो ये भी हो सकता है ना कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव की दिशा में, चुंबकीय ध्रुव की दिशा में परिवर्तन होने पर चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा, चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा में
परिवर्तन होगा। अब यहां समझिएगा, यदि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव की दिशा में परिवर्तन होता तो ऐसी स्थिति में एक ही समय निर्मित सभी चट्टानों के चुंबकीय ध्रुव की दिशा एक समान होती। मैं धीरे धीरे लेकर चल रहा हूं आपको कि आप साथ साथ में मेन पॉइंट को नोट करते गए, तभी उस पर पुनः विचार कर पाएंगे। कंडीशन क्या है कि आप कहें कि अगर विभिन्न काल में निर्मित चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर नहीं है, तो कहेंगे इसके ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव की दिशा में परिवर्तन होने पर भी अलग अलग समय निर्मित चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा जो है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर नहीं होगी, क्योंकि उस समय जो पृथ्वी के केंद्र का चुंबकीय ध्रुव होगा उसके अनुसार चट्टान ने चुंबकीय गुणों को अर्जित किया होगा। तो बोलेंगे चलिए अगर हम मान लेते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव की दिशा में ही परिवर्तन होता है, अगर ऐसा होता तो उस समय उस पर्टिकुलर टाइम में जितने भी चट्टान बने होते हैं उन सबकी तो चुंबकीय ध्रुव की दिशा एक समान होती, जबकि ऐसा नहीं है। तो चूंकि एक ही समय निर्मित सभी चट्टानों के चुंबकीय ध्रुव भी एक समान नहीं होती है या एक समान देखने को नहीं मिला, इसलिए यह कहा गया कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव की दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी ध्रुव की दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ है। आप कहेंगे यानी दूसरा कंडीशन क्या है, इससे क्या स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव की दिशा में परिवर्तन की जगह चट्टान की सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हुआ है। अब पॉइंट को समझिए, दो कंडीशन आपके सामने है। एक कंडीशन है कि जो पृथ्वी के केंद्र में चुंबक है उसकी दिशा वही, उसका ही डायरेक्शन चेंज हुआ, अलग अलग समय अलग चुंबकीय क्षेत्र हो। बोले ऐसा अगर होता तो उस समय बने हुए सभी चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा एक समान होती, जबकि ऐसा नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव की दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि चट्टान के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हुआ है। यानी जब चट्टान बना था, जब चट्टान का निर्माण हुआ हो, उस समय उसके चुंबकीय ध्रुव की दिशा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर थी। अब फिर वो चट्टान जो है, चट्टानी संरचना ने अपने स्थान को परिवर्तित कर लिया, तो पोल तो बन गया, वो पोल तो वही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। चूंकि चट्टान के स्थिति में परिवर्तन हुआ और उस स्थिति में परिवर्तन के आधार पर हम कह सकते हैं कि पहले सभी चट्टान जब बने होंगे तो इसके समानांतर होंगे, उसके बाद सब अपने अपने स्थान को परिवर्तित किए, जिसके कारण उनके चुंबकीय ध्रुव की दिशा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर नहीं है। यानी यहाँ इस पॉइंट को अगर आप आगे बढ़ें तो यहाँ पर एक वर्ड है जिसको लेकर चलना है, पोलर वांडरिंग कर्व, यानी ध्रुवीय परिभ्रमण वक्र। अब देखिए क्या है ध्रुवीय परिभ्रमण वक्र, कि जैसा भी हमने आपको बताया कि ये पृथ्वी का घूर्णन अक्ष नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष में
चट्टान के चुंबकीय ध्रुव, चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा का निर्धारण कर तैयार किए गए वक्र को ध्रुवीय परिभ्रमण वक्र कहते हैं। यानी क्या किया गया कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को फिक्स मान लिया गया, कहा गया ये फिक्स है, और फिक्स मानकर ये कहा गया कि यहीं पर ये जो है साउथ पोल है, पृथ्वी के केंद्र का ये साउथ पोल है, चुंबकीय ध्रुव या नॉर्थ चुंबकीय ध्रुव है। और इसको फिक्स मानकर फिर यह देखा गया कि जो अलग अलग समय चट्टान बने हुए हैं उनके चुंबकीय ध्रुव की दिशा क्या इस पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर है या नहीं है। तो अलग अलग समय बने हुए चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा का निर्धारण कर एक वक्र तैयार किया गया, एक कर्व तैयार किया गया। और इस कर्व को तैयार करने के लिए किसकी सहायता ली गई? चुंबकीय नति की सहायता से। मतलब ये वर्ड आप ऐड कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि चुंबकीय नति की सहायता से पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष में चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा का निर्धारण कर तैयार किए गए वक्र को ही पोलर वाइंडिंग कर्व कहते हैं। और जब इस वक्र को तैयार किया गया तो वक्र को तैयार करके यही देखा गया। अब पोलर वाइंडिंग कर्व के द्वारा क्या देखा गया वो समझिए। पोलर वाइंडिंग कर्व के द्वारा यह देखा गया कि कार्बोनिफेरस युग तक उत्तरी अमेरिका और यूरोप, दूसरी तरफ अगर कहें दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, इनके जो है ध्रुवीय परिभ्रमण वक्र एक समान थे। यानी ये समझिए कि एग्जाम्पल के लिए देखिए कि अगर ये साउथ अमेरिका है और ये अफ्रीका है, अब ये अफ्रीका, अब ये दोनों का अगर मान लीजिए कि हम पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष में चट्टान के चुंबकीय ध्रुव का दिशा का अध्ययन किए और पाएं कि इस प्रकार से वक्र बना, इस प्रकार से वक्र बना, दोनों का वक्र लग कार्बोनिफेरस युग तक एक समान है। इसका मतलब क्या है? अब यहाँ समझिएगा, ये समझना क्या है कि इसको बहुत आसान तरीके से समझिए कि एक एक्स व्यक्ति है, अगर मान लेते हैं उसका पोजीशन फिक्स है और अलग अलग समय जो लोग भी उस एक्स व्यक्ति से मिलने आ रहे हैं वह एक्स व्यक्ति से जो मिलने आ रहे हैं, मान लीजिए ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है, एफ आ रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि एक्स व्यक्ति के फेस के, यानी एक्स व्यक्ति के सामने ही, ठीक उसके सामने ये सभी रहेंगे। बस अंतर क्या होगा कि एक्स व्यक्ति का जो फेस है उसके सामने ए बी सी डी ई एफ सभी का फेस होना चाहिए और बस अपोजिट होना चाहिए, एक दूसरे को फेस टू फेस करके वो तभी तो इंटरेक्शन कर पाएंगे। यानी ये पृथ्वी के केंद्र का चुंबक है और ये चट्टान के चुंबक है। तो सभी का पोजीशन क्या होना चाहिए? सभी का पोजीशन एक होना चाहिए। किसके? इसके अपोजिट, इसके ठीक सामने फेस टू फेस होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कहते हैं कि जब ए आया
बी आए, सी आए, डी आए, ई आए, वो आए, एक्स अपनी जगह पर फिक्स था, ए भी आकर अपनी जगह पर फिक्स हो गया, बी भी अपनी जगह पर आकर फिक्स हो गया। मतलब ना इसने अपने पोजीशन को चेंज किया, ना इसने अपने पोजीशन को चेंज किया, यानी इनके सापेक्ष स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एक्स अपने पोजीशन पर फिक्स है, ए बी सी ये जो है इनका जो है पोजीशन चेंज कर गया अलग अलग टाइम पे। यह इनका पोजीशन होना चाहिए यहाँ सामने, अब ये इधर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे चले गए, मूव कर गए। डी ई एफ जो है इनका पोजीशन भी चेंज कर गया, लेकिन इनका पोजीशन, तीनों का पोजीशन इनके सापेक्ष में एक समान चेंज किया। मतलब आए तो फेस टू फेस तो थे, आए तो ठीक सामने बैठे, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने पोजीशन को चेंज करके इनके दाएं बाएं चले गए। तो इस आधार पर क्या कहेंगे कि x के सापेक्ष में ए बी सी डी ई एफ का पोजीशन चेंज किया, लेकिन ए बी सी का पोजीशन समान रूप से चेंज किया, क्योंकि तीनों साथ में मूव किए, डी ई एफ भी साथ में मूव किए, तभी इन तीनों का जो पोजीशन चेंज किया है वो सेम दिखाया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से कार्बोनिफरस युग तक उत्तरी अमेरिका और यूरोप दोनों का विस्थापन तो हो रहा था, दोनों के जो चट्टानी संरचना का निर्माण हुआ, तो जहां वो बने वहीं नहीं है, बल्कि वो अपने स्थान को परिवर्तित किए, क्योंकि अगर वहीं रहते तो उनके चुंबकीय ध्रुव की दिशा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर होती। ऐसा है नहीं इनका, बल्कि इनके पोजीशन में परिवर्तन हुआ है। अब दोनों का विस्थापन हुआ, लेकिन दोनों का चूंकि परिभ्रमण वक्र एक समान है, तो कहेंगे इसका मतलब कार्बोनिफरस युग तक उत्तरी अमेरिका यूरोप से जुड़ा हुआ था और एक साथ विस्थापित हो रहा था। उसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, एक साथ विस्थापित हो रहा था। अगर अपनी जगह स्थिर होता तो इनके सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए विस्थापित हो रहा है, और दोनों एक साथ जुड़े हुए नहीं होते तो इनका परिभ्रमण वक्र एक समान नहीं होता है। तो कह सकते हैं भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत के साथ पूरा चुंबकत्व की संकल्पना पर आधारित अध्ययन की सहायता से जब ध्रुवीय परिभ्रमण वक्र को तैयार किया गया, तो यह देखा गया कि विभिन्न काल में निर्मित चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर नहीं है, बल्कि इनके सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हुआ है। साथ में यह भी पाया गया कि कार्बोनिफेरस युग तक उत्तरी अमेरिका यूरोप से, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से जुड़े हुए थे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इनके ध्रुवीय परिभ्रमण वक्र एक समान नहीं होते, बल्कि कार्बोनिफरस युग के बाद, ये भी ध्यान दीजिए कि कार्बोनिफरस युग के बाद इनके ध्रुवीय परिभ्रमण वक्र में परिवर्तन होने के कारण यह भी प्रमाणित हुआ कि इनका विखंडन के बाद, यानी किसका विखंडन के बाद, उत्तरी अमेरिका का यूरोप से, दक्षिण अमेरिका का अफ्रीका से, इनका विखंडन के बाद विभिन्न दिशाओं में, डिफरेंट डायरेक्शंस या विभिन्न दिशाओं में विस्थापन हुआ, यानी यहाँ आप क्या कह सकते हैं कि भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत और पूरा चुंबकत्व के मौलिक संकल्पना पर आधारित अध्ययन के द्वारा तैयार किए गए ध्रुवीय परिभ्रमण वक्र की सहायता से यह स्पष्ट हुआ कि कार्बोनिफरस युग तक जहां उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे और इनका
विस्थापन होता था, वहीं कार्बोनिफरस युग के बाद इनका विखंडन के बाद विभिन्न दिशाओं में विस्थापन हुआ, जिससे वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को एक नई दिशा मिल गई। क्योंकि वेगनर ने क्या कहा था कि महाद्वीपों का विस्थापन होता है, और वेगनर ने क्या कहा था कि महाद्वीपों का विखंडन के बाद विस्थापन भी हुआ। वेगनर ने क्या कहा था कि उत्तरी अमेरिका यूरोप से, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से जुड़े हुए थे। कब तक जुड़े हुए थे? कार्बोनिफरस युग तक। अगर महाद्वीपों का विस्थापन नहीं होता तो सब विभिन्न काल में निर्मित चट्टान के चुंबकीय गुणों की दिशा, विभिन्न काल में निर्मित चट्टान के चुंबकीय ध्रुवों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर होती, यानी पोलर वाइंडरिंग कर्व नहीं बनता। क्योंकि जब भी चट्टान बनता उस समय जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अक्वायर करता, तो अक्वायर करते समय उसके चुंबकीय ध्रुव की दिशा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर होती, जबकि ऐसा नहीं है। उसके बाद आपने क्या देखा कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्यों यहाँ पर प्रमाणित हुआ? क्योंकि पोलर वाइंडरिंग कर्व जहाँ इनका कार्बोनिफरस युग तक एक समान था, वहीं कार्बोनिफरस युग के बाद इनके पोलर वाइंडरिंग कर्व भी क्या हो गए? अलग हो गए, जिससे कि विखंडन के बाद ये अलग अलग दिशाओं में विस्थापित हो गए। आप कहेंगे क्यों? अगर पृथ्वी के जो अलग अलग समय चट्टान के चुंबकीय गुण हैं, चुंबकीय ध्रुव हैं, उनकी दिशा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर नहीं है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि पृथ्वी के केंद्र में जो चुंबक है उसके ही चुंबकीय ध्रुव की दिशा में परिवर्तन हो रहा, वो फिक्स ना हो। तो ये भी हमने अभी समझा दिया कि अगर पृथ्वी के केंद्र के चुंबकीय ध्रुव की दिशा में परिवर्तन होता तो एक ही समय बने हुए सभी चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा एक समान होती, जबकि ऐसा नहीं है। दो ही ऑप्शन है ना। ऑप्शन क्या है? अभी तक के डिस्कशन से अगर आप कंक्लूड करें, एक विकल्प है कि हम मान लें कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव की दिशा में परिवर्तन होता है। कहेंगे अगर हम ये मान लिए फर्स्ट कंडीशन है, तो ये कब ऐसा होता? जब एक ही समय निर्मित सभी चट्टानों का चुंबकीय ध्रुव या चट्टानों के चुंबकीय ध्रुव की दिशा एक समान होती, चुंबकीय ध्रुव की दिशा एक समान होती, जबकि ऐसा नहीं। तो ये तो कंडीशन खत्म हो गया। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र फिक्स है, स्थिर है। अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है तब क्या हो सकता है? तब यही है कि चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा में परिवर्तन महाद्वीपों के विस्थापन के द्वारा ही संभव है। जब विस्थापन के द्वारा ही संभव है, क्यों विस्थापन के द्वारा ही संभव है? क्योंकि जब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है तो एक दूसरा विकल्प यही है ना कि जब चट्टान बना होगा तो उसके चुंबकीय ध्रुव की दिशा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर होगी, लेकिन बनने के बाद वो क्या हो गया? विस्थापित हो गया, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, इसलिए उसकी दिशा में परिवर्तन हो गया। यही डिस्कशन का मेन पॉइंट था। तो एक आपने देखा कि भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत पर आधारित अध्ययन के द्वारा हम कैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है कि भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत पर आधारित अध्ययन के द्वारा
भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय ध्रुव का विक्रमण भी हुआ है, रिवर्सल भी हुआ है। ध्यान रखिएगा, यहां मैं कह रहा हूं कि चुंबकीय ध्रुव की दिशा में नहीं, चुंबकीय ध्रुव का विक्रमण हुआ, रिवर्सल हुआ है। रिवर्सल का मतलब यह है कि भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत के अनुसार अगर पृथ्वी के केंद्र में जो चुंबकीय ध्रुव है, अभी जो नॉर्मल है उसके अनुसार साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है, किधर? तो ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ। अगर रिवर्सल होगा तो रिवर्सल का मतलब हुआ कि जो उत्तरी ध्रुव है, जो दक्षिणी ध्रुव है, ये जो दक्षिणी ध्रुव है ये किस में चेंज कर जाएगा? उत्तरी ध्रुव में। ये रिवर्सल हो गया। दक्षिणी ध्रुव किस में परिवर्तित हो गया? उत्तरी ध्रुव में। और उत्तरी ध्रुव किस में परिवर्तित हो गया? दक्षिणी ध्रुव में। आप कहेंगे पॉसिबल है? तो जरूर सिद्धांत, अगर हम लैब में चाहें तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि यदि हम किसी भी चुंबक में विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित कर देते हैं तो साउथ पोल नॉर्थ पोल में चेंज कर सक जाएगा और नॉर्थ पोल साउथ पोल में चेंज कर जाएगा। यानी दो चीज़ें यहाँ महत्वपूर्ण हैं कि जो मैग्नेट होता है धीरे धीरे उसका चुंबकीय प्रभाव कम हो सकता है। धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्या हो सकता है? वीक मैग्नेट हो सकता है, जिसको वैनिंग भी कहते हैं। और धीरे धीरे क्या ये भी हो सकता है कि कोई लोहा है और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में परिवर्तित हो सकता है। तो एक तो बात ये जो मूल सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि चुंबकीय बल का जो प्रभाव है, बल का प्रभाव वो कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। और दूसरा, चुंबकीय ध्रुव का विक्रमण हो सकता है। तो भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय ध्रुव का विक्रमण भी हुआ है। यानी जो दक्षिणी ध्रुव है वह अतीत में उत्तरी ध्रुव में भी परिवर्तित हुआ है और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में परिवर्तित हुआ है। अब ये कैसे पता चला? तो इसके लिए महासागरीय क्रस्ट में निर्मित, यानी महासागरीय क्रस्ट में बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना का वर्णन किया गया था। ठीक है, ये सब अभी आप डायग्राम देखे थे कि मैग्नेटिक फोर्स ऐसे निकलता है, तो देखिए उत्तरी भौगोलिक ध्रुव की तरफ आ रहा है, दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव की तरफ जा रहा है। ये चुंबकीय बल का डायरेक्शन है, इसका प्रभाव कम और अधिक हो सकता है। और देखिए इसके अनुसार यहाँ पर 0 डिग्री है, चुंबकीय नति है। ये सब की तो बातें हो गई है। आपने ये भी देखा कि अगर ये चुंबकीय विस्वत रेखा है तो चुंबकीय विस्वत रेखा के बाद जब हम चुंबकीय नति निकालते हैं तो चुंबकीय नति देखिए यहाँ पर निकाली है तो कहेंगे यहाँ 49 डिग्री नॉर्थ। हम ऐसे करके हम चुंबकीय नति के द्वारा हम पूरा अक्षांशीय अवस्थिति को पता लगा सकते हैं, स्थिति को। यानी जब चट्टान बना होगा तो उस समय उसकी चुंबकीय नति, जैसे कोई अगर चट्टान बना हो और उसका चुंबकीय नति 0 डिग्री के आसपास है, इसका मतलब यह है कि जब वो बना होगा तो उस समय वह चट्टान जो है इक्वेटर के पास होगा। और कोई चट्टान है उसकी चुंबकीय नति 90 डिग्री के आसपास है, तो जिस समय वो बना होगा उस समय ध्रुव के पास होगा। इस तरह की बातें जो है मैग्नेटिक वो के द्वारा कर सकते हैं। तीसरा देखिए, सब साइंस का डायग्राम है कि अगर आपसे कहा गया कि जब मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग होता है, पृथ्वी के केंद्र में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो स्ट्रांग होता है, चुंबकीय बल अधिक प्रभावशाली होता है, तो सूर्य की जो किरणें सतह की ओर आती है उनके इंटेंसिटी को कम कर देता है। और जब ये वीक होता है तो सूर्य की तरफ से जो किरणें आती है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और फिर सूर्य की तरफ से आने वाली किरणों के कारण फिर से क्या करता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ये बढ़ाने का काम करता है। तो एक जो चुंबकीय बल पृथ्वी के केंद्र से कार्य करता है उसके कारण जो है सौर्य प्रकाश जो सतह की ओर आती है उसकी इंटेंसिटी बढ़ और
कम हो सकती है। जो सब ये सब क्या है, साइंस की बातें हैं। जो यहाँ हमारे मतलब की बात है उसको ध्यान दीजिए कि यदि हम कहें कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है नॉर्मल पोलैरिटी, तो ये चट्टान का चुंबक है। चट्टान के चुंबक को देखिए कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और यहाँ से चुंबकीय बल ऐसे निकल रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। इसका मतलब अंदर में अगर ये चट्टान में चुंबकीय ध्रुव की दिशा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर है और नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर, तो इसका मतलब पृथ्वी के केंद्र में जो चुंबक होगा उधर, इधर साउथ पोल होगा और इधर नॉर्थ पोल होगा। ये नॉर्मल पोलैरिटी है किसी हम चट्टान की अगर हम बात करें। अब देखिए अगर रिवर्सल होगा, यदि मान लीजिए कि पृथ्वी के केंद्र में जो चुंबक है वही रिवर्स कर जाए और इधर नॉर्थ पोल बन जाए और इधर साउथ पोल बन जाए, तो उस समय जो चट्टान बनेगा उसका दक्षिणी ध्रुव किधर होगा, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर, और उत्तरी ध्रुव किधर होगा, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर। इसे बोलते हैं रिवर्स पोलैरिटी, यानी चुंबकीय ध्रुव का क्या हो गया यहाँ पर। इसको देखकर हम क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ चुंबकीय ध्रुव का व्युत्क्रमण हुआ, रिवर्सल हुआ। तो जब अगर हम अतीत में निर्मित चट्टान के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करते हैं और यह पाते हैं कि कुछ ऐसे भी चट्टान हैं जिसमें दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर, चट्टान का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर है, तो इसका मतलब उस समय पृथ्वी के केंद्र के चुंबकीय ध्रुव का व्युत्क्रमण हुआ होगा, जिसके कारण चट्टान के चुंबकीय ध्रुव का कुछ इस प्रकार से विकास हुआ। अब इसी का अध्ययन कैसे किया गया उसको समझिए यहाँ पर। तो इसका अध्ययन ऐसे किया गया कि अगर आप महासागर के नीतल पर भ्रंश घाटी से दूर जाते हैं, भ्रंश घाटी से दूर जाते हैं, यानी जहाँ महासागरीय कटक का निर्माण होता है। तो इमेजिन कीजिए भ्रंश घाटी से अगर आप दूर जा रहे हैं तो आप ये जानते हैं पहले से कि भ्रंश घाटी से जो मैग्मा सतह पर आता है वह क्षारीय मैग्मा होता है, उसमें लोहा की मात्रा अधिक होती है और उसके ठंडा होने से ही बसाल्ट चट्टान से निर्मित, बसाल्ट चट्टान से निर्मित महासागरीय कटक का निर्माण होता है, ओशियनिक रिज का। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, भ्रंश घाटी से दूर बसाल्ट चट्टान से निर्मित महासागरीय क्रस्ट के चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया। ध्यान दीजिए, तो जब बसाल्ट चट्टान से निर्मित महासागरीय क्रस्ट के चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया तो यह पाया कि भ्रंश घाटी के समीप चट्टान में नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्मल है, लेकिन दूर जाने पर नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल और साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल देखने को मिला दोनों तरफ दूर जाने पर। तो देखिए डिफरेंट कलर दिखाया जा रहा है कि यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मल पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ साउथ पोल नॉर्थ पोल, फिर यहाँ नॉर्मल, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, फिर यहाँ साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है। इसी प्रकार इधर देखिए, यहाँ साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, लेकिन बीच में फिर नॉर्मल। अब यहाँ समझिएगा डायग्राम को सिंपल वे में, अगर ये जो पिक्चर आपके सामने है इसको सिंपल डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाना हो तो कुछ आप ऐसे दिखा सकते हैं आंसर लिखते समय कि यदि हम बसाल्ट चट्टान से निर्मित महासागरीय क्रस्ट का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद यह पाते हैं कि अगर ये महासागरीय कटक है और ऐसे दूर जाने पर नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं फिर हमें साउथ पोल नॉर्थ पोल, इधर भी साउथ पोल नॉर्थ पोल, इधर भी साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल,
फिर आगे जा रहे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब देखिए यहाँ क्या समझना है कि बसाल्ट चट्टान से निर्मित महासागरीय क्रस्ट के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करने के बाद यह देखा गया कि महासागरीय कटक से दूर जाने पर चट्टान के चुंबकीय ध्रुव का व्युत्क्रमण हो गया, यानी रिवर्स पोलैरिटी देखने को मिला, यानी चुंबकीय ध्रुव का जो व्युत्क्रमण हुआ है वह देखने को मिला। तो इसको देखने के बाद वैज्ञानिकों ने यह कहा कि अभी वर्तमान समय में ये तो नॉर्मल है और ये रिवर्सल है, तो हो ना हो जिस समय यह चट्टान बना होगा उस समय पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय ध्रुव का व्युत्क्रमण हुआ होगा। अब आप सोचिए कि अगर पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय ध्रुव का व्युत्क्रमण नहीं हुआ होता तो बसाल्ट चट्टान से निर्मित इस संरचना में चुंबकीय ध्रुव का व्युत्क्रमण नहीं हुआ होता। तो कहीं ना कहीं महासागरीय क्रस्ट के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करने के बाद यह देखा गया कि अतीत में पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय ध्रुव का व्युत्क्रमण होने के कारण ही बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना में भी चुंबकीय ध्रुव का व्युत्क्रमण हुआ है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि महासागरीय कटक से दूर जाने पर बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना की आयु में वृद्धि होती है। क्योंकि अगर कोई ये कहता कि यहीं से मैग्मा बाहर निकल रहा है और बाहर निकल के ठंडा हो रहा है, ठीक है, तो ये तो अभी हो रहा है ना। अगर हम ये कहते हैं कि कटक से दूर जाने पर बसाल्ट चट्टान की आयु में वृद्धि होती है, ये स्टेटमेंट देते हैं, तो तुरंत इस पर यह प्रश्न किया जाता है कि आप यह किस आधार पर कह सकते हैं कि कटक से दूर जाने पर बसाल्ट चट्टान की आयु में वृद्धि होती है। तो सोचिए, अगर भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत पर आधारित अध्ययन करते समय बसाल्ट चट्टान से निर्मित चुंबकीय गुणों का अध्ययन नहीं किया जाता है और अध्ययन करने के दौरान यह नहीं पाया जाता कि कटक से दूर निर्मित चट्टानी संरचना के चुंबकीय ध्रुव का व्युत्क्रमण हुआ है, तो आज हम ये नहीं कह पाते कि अतीत में पृथ्वी के केंद्र के चुंबकीय ध्रुव का भी व्युत्क्रमण हुआ है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि जियोमैग्नेटिक रिवर्सल, जिसे हिंदी में कह सकते हैं भूचुंबकत्व व्युत्क्रमण पर आधारित अध्ययन के द्वारा यह स्पष्ट हुआ कि कटक से दूर जाने पर बसाल्ट चट्टान से निर्मित क्रस्ट की आयु में वृद्धि होती है। जो सागर नीतल के प्रसार के द्वारा ही संभव है। मतलब यहाँ क्या है, क्योंकि क्रस्ट बन कहाँ रहा है, भ्रंश घाटी के पास बन यहाँ रहा है, बनने के बाद इसका यहाँ से प्रसार हो रहा है,
ये दूर जा रहा है, फिर नया क्रस्ट बन रहा है, फिर वो दूर जा रहा है, फिर नया क्रस्ट बन रहा है, फिर ये दूर जा रहा है, जिसके कारण ही कटक से दूर जाने पर बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना की आयु में वृद्धि हो रही है। तो कह सकते हैं ना कि जियोमैग्नेटिक रिवर्सल पर आधारित अध्ययन के द्वारा केवल यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कटक से दूर जाने पर बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना की आयु में वृद्धि होती है, बल्कि यह भी प्रमाणित हो गया कि सागर के नीतल का प्रसार होता है। इस प्रकार भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत पर आधारित अध्ययन के द्वारा या भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत पर आधारित अध्ययन की सहायता से जब अतीत निर्मित चट्टान के चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया गया तो इससे न केवल महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को एक नई दिशा मिली, बल्कि सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत भी प्रमाणित हुआ, जो अंततः प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादन का आधार बना। तो ये इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको ध्यान में रखना है। अब जो ये कॉन्सेप्ट हैं इनको आप अपने को उलझाइएगा नहीं, पहले साइंस की तरफ नहीं जाइएगा कि मैग्नेट क्यों बना, मैग्नेटिक पोल क्या होता है, मैग्नेटिक एनोमली क्या होता है। उसकी जगह जो एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है और जो आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इस कॉन्सेप्ट को समझकर इस पर पुनः विचार करके एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट लिख लीजिएगा और लिखने के बाद उसको फिर से पढ़िएगा और देखिएगा कि हाँ, जो जितनी समझ जानकारी आपको होनी चाहिए उतनी है या नहीं है, जिससे कि एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। अब आप कहेंगे कि आखिरकार हम अपनी समझ को किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे और उसको पेपर में नोट डाउन करेंगे। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अब आज के डिस्कस की गई बातों को एक बार आपको सिस्टमैटिक वे से मैं रिवाइज करा दूं, जिससे कि आप पेपर पेन लेकर आप उस पॉइंट को नोट भी कर पाएँ। तो ध्यान से सुनिए कि भूचुंबकत्व विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसकी सहायता से पृथ्वी के चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। वहीं पूरा चुंबकत्व की संकल्पना पर आधारित अध्ययन करते समय अतीत निर्मित चट्टान के चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का केंद्र एक दंड चुंबक के जैसा व्यवहार करता है, जहां चुंबकीय ध्रुव की दिशा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर होती है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर और उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। यही कारण है कि चट्टान के द्वारा जब चुंबकीय गुणों को अर्जित किया जाता है या चट्टान जब चुंबकन को प्राप्त करते हैं तब उनके चुंबकीय ध्रुव की दिशा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के समानांतर लेकिन विपरीत होती है, क्योंकि समान आवेश में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, यानी रिपल्सन फोर्स कार्य करता है, और विपरीत आवेश में आकर्षण बल कार्य करता है। इसलिए दक्षिणी ध्रुव की तरफ चट्टान के चुंबक का उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरफ चट्टान के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होता है। चुंबकीय बल की दिशा और सतह के मध्य निर्मित कोण को चुंबकीय नति कहते हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर चुंबकीय नति में कमी आती है। विषुवत रेखा पर चुंबकीय बल की दिशा सतह के समानांतर होने के कारण चुंबकीय नति 0 होता है। चुंबकीय नति की सहायता से हम किसी भी चट्टान के पूराक्षांशीय अवस्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी चट्टानी संरचना का निर्माण के समय यदि किसी चट्टानी संरचना की चुंबकीय नति 0 डिग्री के आसपास है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि उसके निर्माण के समय
वह विषुवत रेखा के समीप था। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिए। क्यूरी बिंदु वह तापमान होता है जिस पर किसी चट्टान को गर्म किए जाने के बाद वह अपने चुंबकीय गुणों को खो देता है, लेकिन उससे कम तापमान होने पर वह पुनः चुंबकन को प्राप्त कर लेता है। लेकिन उस समय चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा पृथ्वी के तत्कालिक चुंबकीय ध्रुव की दिशा के अनुरूप होती है। भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत के अनुसार चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के समानांतर होनी चाहिए। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष में विभिन्न काल में निर्मित चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा का अध्ययन किया गया। अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न काल में निर्मित चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष यानी समानांतर नहीं है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव की दिशा में परिवर्तन होता तो एक ही समय निर्मित सभी चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा एक समान होती, जबकि ऐसा भी नहीं है। इसलिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव की दिशा में परिवर्तन की जगह चट्टान की दिशा में परिवर्तन हुआ, यानी चट्टान ने पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष में अपने स्थान को परिवर्तित किया। ध्रुवीय परिवहन वक्र के अध्ययन से जहां यह स्पष्ट हुआ कि चट्टान की उत्पत्ति के बाद पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष में उनका परिवर्तन हुआ है, वहीं उत्तरी अमेरिका और यूरोप, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के ध्रुवीय परिवहन वक्र कार्बोनिफेरस युग तक एक समान थे, जिसके आधार पर यह भी स्पष्ट हुआ कि कार्बोनिफेरस युग तक ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसके कारण इनके ध्रुवीय परिवहन वक्र एक समान हैं। लेकिन कार्बोनिफेरस युग के बाद इनके ध्रुवीय परिवहन वक्र में आए हुए अंतर के आधार पर यह भी स्पष्ट हो गया कि इनका कार्बोनिफेरस युग के बाद विखंडन के बाद विभिन्न दिशाओं में विस्थापन हुआ। इस प्रकार भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत के साथ पूरा चुंबकत्व की संकल्पना पर आधारित अध्ययन के द्वारा न केवल वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को एक नई दिशा मिली, बल्कि यह भी स्पष्ट हुआ कि अतीत में महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और उनका कार्बोनिफेरस युग के बाद विखंडन हुआ और विभिन्न दिशाओं में विस्थापन हुआ। अब दूसरा पार्ट ध्यान दीजिए। भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत के अनुसार अतीत में पृथ्वी के केंद्र के चुंबकीय ध्रुव का विक्रमण भी हुआ है, यानी दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव में और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में परिवर्तित हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो महासागर के नीतल पर बसाल चट्टान से निर्मित संरचना के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करने पर चुंबकीय ध्रुव की दिशा में विक्रमण देखने को नहीं मिलता। अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि भ्रंश घाटी से दूर जाने पर चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा में विक्रमण के प्रमाण भी मिले, यानी जहां भ्रंश घाटी के समीप चुंबकीय पट्टी में चुंबकीय ध्रुव की दिशा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव की दिशा के अनुरूप है, वहीं दूर स्थित चट्टान में के चुंबकीय ध्रुव की दिशा विपरीत है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि अतीत में पृथ्वी के केंद्र के चुंबकीय ध्रुव का विक्रमण होने के कारण ही चट्टान के चुंबकीय ध्रुव की दिशा में विक्रमण हुआ है। यह चट्टान का चुंबकीय ध्रुव समान चुंबकीय ध्रुव के अनुरूप नहीं है। और यह भी कहा गया कि भ्रंश घाटी से दूर जाने पर बसाल चट्टान से निर्मित संरचना की आयु में वृद्धि होती है जो सागर के नीतल के प्रसार के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार भूचुंबकत्व विक्रमण की संकल्पना पर आधारित अध्ययन के द्वारा सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत भी प्रमाणित हुआ। इस आधार पर हम कह सकते हैं
कि भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत पर आधारित अध्ययन के द्वारा न केवल महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को एक नई दिशा मिली, बल्कि सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत भी प्रमाणित हुआ, जो अंततः प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादन का आधार बना। देखिए, इस प्रकार से आप अपने थॉट को अरेंज कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको रिवाइज कराया वो आपको मोर और लेस लगभग इसी रूप में आपको नोट्स के फॉर्म में मिलेगा, डिक्टेटेड लिखा हुआ, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप अपने बेसिस पे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप पॉइंट बनाइए। और हम लोगों ने टॉपिक को स्टार्ट किया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से, हम लोग पास्ट में गए थे और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखें। फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद अभी हम लोग अगर जियोमैग्नेटिज्म की बात कर रहे थे तो जियोमैग्नेटिज्म ने क्या किया, फिर से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को लिंक को बता दिया। इस प्रकार से सेंटर में रखकर प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ गए कि हम किस प्रकार प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के द्वारा हम भूकंप, ज्वालामुखी प्रक्रिया और पर्वत रचना की व्याख्या कर सकते हैं। जब देखिए सिद्धांत का महत्व है तो इसके अतीत को समझने का प्रयास किए। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की जब आलोचनाएं होने लगी तो फिर यह विचार किया गया कैसे नई दिशा मिली, तो भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत के द्वारा इसको नई दिशा मिली, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत प्रमाणित हुआ और अंततः यह सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। तो ये इसको एक टॉपिक मानकर चलिएगा। और इसके बाद ये था वह टॉपिक जिसका संबंध टेक्टोनिक मूवमेंट, वोल्केनिज्म, माउंटेन बिल्डिंग, इन सब से था, थ्योरेटिकल टॉपिक। अब आइसोस्टेसी, समस्थिति की संकल्पना को समझना, आइसोस्टैटिक मूवमेंट के बारे में विचार करना है, ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो आज के लिए इतना ही। इसको धैर्यपूर्वक इसको समझने में जल्दीबाजी नहीं दिखाइएगा। इसमें क्या करना है, आराम से मेन बेसिक पॉइंट जो मतलब का है उसको अरेंज करके नोट करके अपना नोट्स बनाइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।